हेलो दोस्तों, यूबीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जजेस का किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है और किस तरीके से रिमूवल होता है उनके बारे में, और भी बेसिक डिटेल जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है उनके बारे में। आगे बढ़ने से पहले ये न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं दोस्तों। डी.वाई. चंद्रचूड़ टेक्स ओथ एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने ओथ लिया है। और इनके ओथ को एडमिनिस्टर किसने करवाया है? तो हमारे देश की 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो यू ललित को सक्सीड किया है। इससे पहले जो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे इनको इन्होंने सक्सीड किया है और 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने ओथ लिया है। इनके 2 इयर्स का टेन्योर है दोस्तों, 2 इयर्स का टेन्योर है। और ये रिटायर हो जाएंगे 10 नवंबर 2024 को। ठीक है, हम सभी जानते हैं दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस के ओथ को एडमिनिस्टर कौन कराता है? तो प्रेसिडेंट करवाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और कुछ एग्जाम में एसएससी या बीपीएससी वगैरह एग्जाम्स में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि ओथ कौन कराता है किस ऑफिस के। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है किसी भी सिटीजन को जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने के लिए। ठीक है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया सबसे पहले है, ये तो सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर 5 साल के लिए जज है, कहाँ पे? हाई कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन में। हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन का मतलब होता है कि अगर वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहा, या फिर वो पटना हाई कोर्ट में चला गया, तो मल्टीपल कोर्ट्स में अगर वो जज रहे हैं और पूरा टोटल टेन्योर जो है 5 इयर्स का हो चुका है, तो वैसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए वो एलिजिबल है। फिर दूसरा सिचुएशन है कि एडवोकेट होना चाहिए, कहाँ पे? हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन। ठीक है, हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 10 इयर्स। यहाँ पे था 5 इयर्स, यहाँ पे है 10 इयर्स। वैसे सिचुएशन में भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल है। थर्ड सिचुएशन आता है कि ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि वो एलिजिबल है जजमेंट के लिए, तब वैसे सिटीजन्स को भी हम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी बात वैसी नहीं की है मिनिमम एज के बारे में, जो कि अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 65 ईयर्स अगर एज हो जाता है किसी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज का, तो वो रिटायर जरूर हो जाएंगे। ये प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन मिनिमम एज का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। जो भी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है यही सब है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स होते हैं जजेस के, वैसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं, और जो ये कंसल्ट होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है या फिर मैंडेटरी होता है, मतलब प्रेसिडेंट को करना ही करना है इनसे कंसल्ट। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं कि रोल क्या होता है कि जो ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के ऑफिस को जब ओथ होता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट का या फिर कोई पर्सन प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करता है, तो उसके ओथ को एडमिनिस्टर कौन कराते हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कराते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इसलिए भी कहते हैं दोस्तों क्योंकि ये क्रिएट करते हैं बेंचेस को। आपने हमेशा सुन रखा हो कि 9 जज बेंच या फिर 5 जज बेंच, या फिर मतलब इसी तरीके से आपने सुन रखा होगा। अभी ईडब्ल्यूएस कोटा में भी आपने देखा था कि 5 जज बेंच थे, जिसमें 3:2 रेशियो में मेजॉरिटी वर्डिक्ट आया था। तो ऐसे बेंचेस का क्रिएशन कौन करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करते हैं, और ये एलोकेट करते हैं वर्क्स को अमॉन्ग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी 2 सिमिलर केसेस या सिमिलर केसेस 2 डिफरेंट बेंचेस के पास ना जाएं और कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट हो। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, ये इंश्योर क्या करते हैं? इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ केसेस। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ केसेस को इंश्योर कौन करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। और भी जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एनएचआरसी हो गया या सीबीआई डायरेक्टर, जुडिशियल मेंबर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गए, वैसे सिचुएशन में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे में? एग्जीक्यूटिव टर्म में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट जो होते हैं इन सब ट्रिब्यूनल्स में, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है।
अगर वैकेंसी हो जाती है कहाँ पे, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में, या फिर नॉन अवेलेबल है, कौन अवेलेबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है एज एक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के रूप में, तो वैसे सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है, वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, वैसे सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, एक्ट करेंगे किसके रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसेंट बहुत ही मैंडेटरी है। कब, अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है किसके अगेंस्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है, तो उस समय कंसेंट चाहिए किसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी होते हैं, जैसे परचेस कमेटी हो गई सुप्रीम कोर्ट की, या फिर लाइब्रेरी कमेटी या इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी। तो वैसे सिचुएशन में चेयरपर्सन के रूप में एक्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी इनका काम है ताकि जो वेरियस रिक्वायरमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि रिमूवल किस तरीके से होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो हमने देखा है कि आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसी आर्टिकल के क्लॉज 4 में रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में बात किया गया है, और रिमूवल के दो ही ग्राउंड्स हैं, पहला तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 डील्स विद रिमूवल ऑफ द जजेस, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट के, और आर्टिकल 218 किससे, तो हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल से डील करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल में प्रोसीडिंग क्या होती है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट में एक एड्रेस एक प्रेजेंट किया जाता है, किसको, प्रेसिडेंट को। मतलब पार्लियामेंट एक एड्रेस करेगी किसको, प्रेसिडेंट को, और उनको बताएगी कि हमें सुप्रीम कोर्ट को कि जज को क्या करना है, इम्पीच करना है। और ये जो एड्रेस होगा वो सपोर्ट किससे होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से सपोर्टेड होनी चाहिए ईच हाउसेस से, ठीक है। अगर स्पेशल मेजोरिटी से नहीं होगा तो वो इम्पीच नहीं किया जा सकता। तो इससे पहले हम देख लेते हैं स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। तो स्पेशल मेजोरिटी के लिए दो केसेस होते हैं, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और दूसरा सिचुएशन होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स या 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ अगर हाउस का है, उसका 2/3 मेंबर्स अगर हैं, तो उस केस में स्पेशल मेजोरिटी हो गई, या फिर 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो कि प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, वैसे सिचुएशन में इसके स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, ठीक है। अगर अभी तक हमारे देश में वैसा कोई भी इंस्टेंस नहीं आया है जब सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया गया या इम्पीच किया गया है, तो अभी भी वैसे कोई सिचुएशंस क्रिएट नहीं हुआ है हमारे कंट्री में जो कि एक एग्जाम्पल के रूप में आए कि हाँ इस जज को XYZ जज को रिमूव किया गया है बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। तो वैसा कोई सिचुएशन हमारी कंट्री में नहीं आया है। इससे ये भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये काफी अच्छे मतलब तरीके से अपने रोल को लोग परफॉर्म करते हैं, इसलिए वैसा सिचुएशन अभी तक तो राइज नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि DY चंद्रचूड़ जी जो कि अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, इनका और भी केसेस जो कि लैंडमार्क केसेस हुए थे, कौन कौन से केसेस है, ठीक, इससे रिलेटेड है ये। तो आप सभी ने सुना होगा KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ठीक है। KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि डील किससे कर रहा था, तो राइट टू प्रिवेसी, कौन से आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 21 का है ये, राइट टू प्रिवेसी। इसमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल था DY चंद्रचूड़ जी का, ठीक है। ये भी 9 जज बेंच था, ठीक है, 9 जज बेंच। इसमें किसी भी जज ने अगेंस्ट में वोट नहीं किया था, सारे जजेस सपोर्ट थे राइट टू प्रिवेसी के, ठीक है। फिर आपने दूसरा सुना होगा आधार एक्ट। आधार एक्ट में जो सोल डिसेंटर थे, कौन था वो, DY चंद्रचूड़ ही थे, ठीक है, चंद्रचूड़ सोल डिसेंटर थे। और इन्होंने ये भी बोला था कि ये जो लॉ है, जो एक्ट है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास किया गया है एज अ मनी बिल। कैसा,
पास किया गया है, पास्ड एज मनी बिल। ठीक है, तो ये सोल डिसेंटर थे, सोल डिसेंटर। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि जो सेक्शन 377 आया था, सेक्शन 377 जो कि सेम सेक्स इंटरकोर्स से रिलेटेड है, उसको भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। उसमें भी डी वाई चंद्रचूड़ जी का इंपॉर्टेंट रोल था। इनका ये मानना था कि ये जो सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी है, ये क्या करता है, वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइफ एंड प्राइवेसी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइफ एंड प्राइवेसी, इन सब चीजों को वायलेट करता है, तो ये सही नहीं है। तो डी वाई चंद्रचूड़ जी काफी लैंडमार्क जजमेंट में भी इन्वॉल्व थे, और अब क्या हुआ है कि 15th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में इन्होंने ओथ लिया है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बेसिक डिटेल्स जो कि रिक्वायर्ड है सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के लिए, हमने ये आपको बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।